हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फ्रेंच के बारे में। फ्रेंच ने कौन कौन से वॉर्स लड़े, कहाँ कहाँ किसके साथ वॉर लड़े, कौन से वॉर्स वो जीते, कौन से वो हारे। तो हमने ये देख लिया था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कब स्टैब्लिश हुई, इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज कहाँ स्टैब्लिश की, ये सब हमने देख लिया था। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से वॉर इन्होंने लड़े। तो फ्रेंच जो थे उन्होंने 3 वॉर्स लड़े थे, ठीक है। उन 3 वॉर्स का नाम था थ्री कार्नेटिक वॉर्स, जिसमें हम बोलेंगे कि एंग्लो फ्रेंच राइवलरी, जो कि किसके बीच में थी, ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में भी थी, और कुछ में इनमें लोकल रूलर्स भी शामिल थे, कुछ ब्रिटिशर्स की साइड थे, कुछ फ्रेंच की साइड थे। अब हम देखते हैं कि भाई ये जो एंग्लो फ्रेंच राइवलरी थी वो थी कैसे। 1740 में ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था। ये यहाँ नहीं चल रहा था, ये उधर यूरोप साइड में ही चल रहा था, ठीक है। फ्रेंच एंड इंग्लैंड का वॉर वहां चल रहा था, जिसको हम ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन बोलते हैं, जो था 1714 में चल रहा था। अब हम देखते हैं कि 3 कार्नेटिक वॉर्स लड़े थे। तो पहले कार्नेटिक वॉर में क्या हुआ था, किसके साथ लड़ा गया था, वो हम देखते हैं। अब ये वॉर्स का नाम कार्नेटिक वॉर ही क्यों दिया गया, ये हम देखते हैं। बिकॉज जो यूरोपियंस थे उन्होंने कोरोमंडल जो कोस्ट है उसको कार्नेटिक नाम दिया था। तो ये जो सारे युद्ध हैं, सारे वॉर्स हैं, उधर कोरोमंडल कोस्ट के साइड ही लड़े गए थे, इसलिए इन सभी वॉर्स का नाम दिया गया है कार्नेटिक वॉर्स। तो 3 कार्नेटिक वॉर्स जो थे वो फ्रेंच ने लड़े थे। तो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर के बारे में अभी हम देखते हैं। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर जो है वो 1740 से 48 के बीच में लड़ा गया था, ठीक है। क्यों लड़ा गया था भाई, क्या कारण थे कि ये लड़ाई हुई, क्या कारण था कि ये लोग लड़ रहे थे। तो इसका भाई देखते, एक तो कारण था कि ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था, पहले से इंग्लैंड और फ्रेंच के बीच में टसल चल रही थी, तो वो भी एक कारण था। नेक्स्ट वॉर क्या था, ये लड़ाई हुई थी ब्रिटिशर्स वर्सेस फ्रेंच। भाई एक साइड में फ्रेंच थे, एक साइड में ब्रिटिशर्स थे। अब ब्रिटिशर्स अकेले नहीं थे, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो इंडिया के लोकल रूलर थे उनको अपनी साइड कर लिया था, जिसमें ब्रिटिशर्स का साथ दिया नवाब ऑफ कार्नेटिक, ठीक है। कार्नेटिक के नवाब ने ब्रिटिशर्स का साथ दिया। उस वक्त कार्नेटिक के नवाब कौन थे, वो थे अनवरुद्दीन, ठीक है। ये जो थे कार्नेटिक के नवाब थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया। अब इन दोनों की लड़ाई में ब्रिटिशर्स और फ्रेंच, अब ब्रिटिशर्स के साथ कार्नेटिक के नवाब भी थे, तो इस लड़ाई में जीत किसकी होती है, इसमें जीतते हैं फ्रेंच वॉन कर जाते हैं और ब्रिटिशर लूज कर जाते हैं। अब इस जो वॉर है उसका रिजल्ट क्या होता है, हमने हमेशा देखा है कोई भी लड़ाई होती है तो उस लड़ाई के रिजल्ट में एक ट्रीटी साइन की जाती है, जिसमें मोस्टली ये होता है कि ट्रीटी दोनों पार्टीज मिलके वो ट्रीटी साइन करते हैं। जो जीत जाता है वो कंपेंसेशन मांगता है, अपनी जो भी उनका नुकसान हुआ वो चीज़ मांगता है, और भी अपनी कई सारी शर्तें रखता है, और जो हार जाता है उसको वो सारी चीज़ें माननी पड़ती हैं। तो इसका रिजल्ट हुआ, इस वॉर के रिजल्ट में 1748 में एंड में ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपली, ठीक है। तो इस एक्स-ला-चैपली में क्या होता है, एंड ऑफ वॉर ऑफ सक्सेशन। जो यूरोप साइड में जो वॉर ऑफ सक्सेशन का वॉर चल रहा था, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, वो एंड हो जाता है, और ये वॉर भी इस ट्रीटी के साथ एंड हो जाता है। अब क्या रिजल्ट निकलता है, मद्रास बैक टू इंग्लिश, ठीक है। फ्रेंच लोग क्या करते हैं, मद्रास को जो सीज कर लेते हैं वो वापस ब्रिटिशर्स को दे देते हैं। फ्रेंच को अपनी सारी टेरिटरीज मिल जाती हैं, गॉट टेरिटरीज इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में ब्रिटिशर्स ने जो भी फ्रेंच की टेरिटरीज ऑक्यूपाई की थी वो वापस दे देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि और भी काफी सारी जो है वो बैटल्स होती हैं। इसके बाद में एक बैटल होती है, बैटल ऑफ सेंट थॉमस, जो कि 1746 में होती है। कहाँ होती है, फोर्ट एट सेंट थॉमस। यहाँ सेंट थॉमस का जो फोर्ट है वहां लड़ी जाती है, जो कि कहाँ है, सेंट थॉमस फोर्ट कहाँ है, बैंक ऑफ रिवर अदयार के किनारे पे ये सेंट थॉमस फोर्ट है, जहां पे ये लड़ाई होती है। अब क्या सिग्निफिकेंस निकला भाई, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर से क्या सिग्निफिकेंस निकला, स्मॉल डिसिप्लिन्ड आर्मी सुपीरियर टू अ लार्ज बट अनडिसिप्लिन्ड आर्मी। इसमें ये निकला है कि भाई स्मॉल जो डिसिप्लिन्ड आर्मी है वो ज्यादा सुपीरियर होती है बजाय इसके कि लार्ज आर्मी हो बट वो अनडिसिप्लिन्ड है, तो उसका कोई भी मतलब नहीं है। अब हम देखते हैं सेकेंड कार्नेटिक वॉर।
अब सेकंड कार्नेटिक वॉर क्यों हुआ भाई? एक वॉर हो गया, फिर उसको ट्रीटी के साथ एंड कर दिया, लेकिन हम देखते हैं सेकंड कार्नेटिक वॉर। सेकंड कार्नेटिक वॉर जो है वो हुआ 1749 से 54 तक, ठीक है। अब यहाँ कौन आ गए? यहाँ जो फ्रेंच के गवर्नर थे वो ड्यूप्लेक्स आ गए। अब ड्यूप्लेक्स क्या चाहते थे? वांट मोर पावर। वो जितनी पावर उनके पास थी उससे वो सेटिस्फाइड नहीं थे, उन्हें और भी ज्यादा पावर चाहिए थी। अब इमीडिएट कोज क्या थे भाई? बहुत सारे कारण होते हैं एक वॉर के लिए, लेकिन एकदम तुरंत जो इमीडिएट कारण होते हैं वो कौन से हैं वो देखते हैं। अभी हम देखते हैं इमीडिएट कॉज। इमीडिएट कॉज में हम क्या देखेंगे? हैदराबाद एक रियासत थी, हमने देखा। हैदराबाद के फाउंडर कौन थे? हैदराबाद को फाउंड किया गया था 1748 में। फाउंडर थे असफ जहां वन, ठीक है। अब ये असफ जहां वन इनका नाम नहीं है, ये इन्होंने खुद को टाइटल दिया, ठीक है। इनको बोला जाता था निजामुल मुल्क, और असफ जहां फर्स्ट इन्होंने खुद को ही टाइटल दे दिया। जब इनकी मौत हो जाती है, जब ये डाई कर जाते हैं या जब इनकी मौत हो जाती है, तो क्या होता है? तो थ्रोन के लिए टसल चलती है बीच में। किसके बीच में टसल चलती है भाई? असफ जहां फर्स्ट की जब डेथ हो जाती है तो जो थ्रोन है वो दिया जाता है इनके बेटे, इनके सन जो है नासिर जंग, ठीक है। अब नासिर जंग को थ्रोन पे बिठाया जाता है। नासिर जंग को सपोर्ट करते हैं इंग्लिश, ब्रिटिशर्स, ठीक है। और टसल चलती है बिटवीन इनके ग्रैंडसन, जो असफ जहां है उनके ग्रैंडसन हैं, जो कि ग्रैंडसन इनके बेटे की साइड से नहीं है, इनकी जो बेटी है असफ जहां फर्स्ट की जो बेटी है उनके बेटे के बीच में, और नासिर जंग का जो खुद का बेटा है उनके बीच में थ्रोन के लिए टसल चलती है। अब जो इनके ग्रैंडसन है वो है मुजफ्फर जंग, ठीक है। मुजफ्फर जंग को सपोर्ट कर रहे हैं फ्रेंच, नासिर जंग को सपोर्ट कर रहे हैं इंग्लिश। तो इनके बीच में टसल चल रही है थ्रोन को लेकर, और इनको एक को सपोर्ट कर रहे हैं इंग्लिश, एक को सपोर्ट कर रहे हैं फ्रेंच। तो यहाँ पे टसल बिटवीन फ्रेंच एंड इंग्लिश भी चल रही है, ठीक है। तो नासिर जंग को थ्रोन पे बिठा दिया, मुजफ्फर जंग ने अपोज किया, ठीक है। इनको फ्रेंच ने सपोर्ट किया और नासिर जंग को इंग्लिश ने सपोर्ट किया। अब यहीं पे एक और चीज क्या हो रही है? यहाँ पे एक और चीज साथ में ये हो रही है कि चंदा साहिब, चंदा साहिब जो है वो कौन है? मराठास वगैरह सब सारी चीजें यहाँ पे इकट्ठा चल रही हैं, पैरेलली चल रही है। तो चंदा साहिब कौन है? ये है, इनको क्या करते हैं? चंदा साहब को मराठाओं ने वो कर लिया था, कैद कर लिया था। चंदा साहब को मराठाओं ने कैद कर लिया। तो इसी वक्त क्या करते हैं? रिलीज बाय मराठा, चंदा साहब को जो है वो मराठास छोड़ देते हैं, ठीक है। जो कि चंदा साहिब कौन है? सन इन लॉ ऑफ दोस्त अली, दोस्त अली के सन इन लॉ। अब दोस्त अली कौन है? नवाब ऑफ कार्नेटिक बाय मराठास, ठीक है। अब जो मराठा थे उन्होंने कार्नेटिक का नवाब किसको बनाया था? दोस्त अली को, ठीक है। अब दोस्त अली को कार्नेटिक का नवाब बनाया था, और जो चंदा साहिब है वो दोस्त अली के सन इन लॉ है। तो दोस्त अली के मर जाने के बाद में या फिर इनके डीथ्रोन होने के बाद में एज ए लॉ कौन राजा बनेगा? वो बनेगा चंदा साहिब, ठीक है। इनको मराठास ने पकड़ लिया था, लेकिन फिर बाद में मराठास ने रिलीज कर दिया था। तो ये चीज भी चल रही थी। अब हम देखते हैं जो कार्नेटिक है भाई, कार्नेटिक का जो कोरोमंडल कोस्ट है, ठीक है, उसके थ्रोन पे कौन बैठा है? अनवरुद्दीन खान, ठीक है, जो कि कार्नेटिक के नवाब हैं, अनवरुद्दीन खान, ठीक है। अनवरुद्दीन खान को सपोर्ट कौन कर रहा है? इंग्लिश सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब कार्नेटिक के थ्रोन पे अनवरुद्दीन खान बैठे हैं, तो इनको इंग्लिश सपोर्ट करिए। अब चंदा साहिब अकॉर्डिंग टू मराठास क्या होना चाहिए? चंदा साहिब इस थ्रोन के हकदार होने चाहिए। तो जब अनवरुद्दीन खान को थ्रोन पे बिठाया गया तो जो चंदा साहिब है उन्होंने इनका अपोज किया। अब चंदा साहिब को सपोर्ट कर रहे हैं फ्रेंच। अब यहाँ पे भी फ्रेंच ने अपनी, फ्रेंच और इंग्लिश आमने सामने हो गए। ये बात तो कार्नेटिक की है, लेकिन आमने सामने हो गए फ्रेंच और इंग्लिश। यहाँ पे फ्रेंच और इंग्लिश आमने सामने, हैदराबाद में भी फ्रेंच एंड इंग्लिश आमने सामने, कार्नेटिक में भी फ्रेंच एंड इंग्लिश आमने सामने। तो अब क्या होता है? ये सब आपस में मिल जाते हैं। क्या करते हैं? जो मुजफ्फर जंग हैं उनके साथ मिल जाते हैं चंदा साहिब, और चंदा साहिब प्लस फ्रेंच। फ्रेंच तो इन दोनों के सपोर्टर थे, तो ये तीनों एक साथ मिल जाते हैं, ठीक है। ये तीनों एक साथ मिलकर क्या करते हैं? जो कार्नेटिक के नवाब हैं भाई, कार्नेटिक के नवाब हैं अनवरुद्दीन खान, इनको मार देते हैं, ठीक है। कहाँ मार देते हैं? एट द बैटल ऑफ अंबूर वेल्लोर इन 1749। बैटल ऑफ अंबूर या वेल्लोर पे अनवरुद्दीन खान को मार देते हैं। कौन लोग? मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब एंड फ्रेंच, ये सब मिलकर इनको मार देते हैं। अब इनको मरने के बाद भाई कोई राजा मर जाता, अनवरुद्दीन खान मर गए, तो कौन बनेगा यहाँ का राजा? यहाँ के नवाब बनेंगे अनवरुद्दीन खान के बेटे, जो कि हैं मुहम्मद अली। अब थ्रोन के लिए फिर टसल हो गई, किसके बीच में?
टशल बिटवीन मोहम्मद अली वर्सेस चंदा साहिब। अब तक टशल थी कि अनवरुद्दीन खान कार्नेटिक का नवाब है तो चंदा साहब चाहते थे कि मैं बनूं। अनवरुद्दीन खान को मार दिया तो उनके बेटे ने थ्रोन पे क्लेम किया। अब क्लेम किया तो चंदा साहिब और उनके बेटे के बीच में टशल चल गई। ठीक है, अब क्या किया, जो ये बैटल हुई थी जिसमें अनवरुद्दीन खान को मार दिया, इन दोनों के बीच में टशल चली तो जो मोहम्मद अली थे वो भाग गए, कहाँ, त्रिची में भाग गए और चंदा साहब को कार्नेटिक का नवाब बना दिया गया। चंदा साहिब को कार्नेटिक का नवाब बना दिया गया। अब चंदा साहिब भी क्या हुए, चंदा साहिब किल्ड इन बैटल। ठीक है, चंदा साहिब भी एक बैटल में मारे गए। कौन सी बैटल में मारे गए, क्योंकि चंदा साहिब का सपोर्ट कर रहे थे फ्रेंच, लेकिन जो ब्रिटिशर्स भी तो अपोजिशन वालों का सपोर्ट कर रहे थे। तो जो मोहम्मद अली है वो भाग गया और उन्होंने हेल्प ली किसकी, ब्रिटिशर्स की। मोहम्मद अली भागकर ब्रिटिशर्स की हेल्प लेते हैं, ब्रिटिशर्स की हेल्प से वो चंदा साहिब को मार देते हैं और मोहम्मद अली जीत जाते हैं और मोहम्मद अली को फिर कार्नेटिक का नवाब बना दिया जाता है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले जो कार्नेटिक था, कार्नेटिक के नवाब होते हैं अनवरुद्दीन खान। ठीक है, अनवरुद्दीन खान के और फिर चंदा साहब के बीच में टशल होती है क्योंकि ये जेल से रिलीज हो जाते हैं। ये अनवरुद्दीन खान को मार देते हैं तो इनके बेटे मोहम्मद अली और चंदा साहब में टशल हो जाती है। ये लड़ते हैं तो जो चंदा साहब है उनको नवाब बना दिया जाता है, मोहम्मद अली भाग जाते हैं, भाग के ये ब्रिटिशर्स की हेल्प लेते हैं और आके चंदा साहब को मार देते हैं। अब जो नवाब बने हैं वो बने हैं मोहम्मद अली विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिशर्स। नाउ देखते हैं हम ये वॉर एंड कैसे होता है। ये वॉर एंड होता है ट्रीटी ऑफ पौंडुचेरी 1754। 1754 में ये वॉर एंड होता है विद ट्रीटी ऑफ पौंडुचेरी। ठीक है, इस ट्रीटी में क्या बोला गया, अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिशर्स प्लस फ्रेंच ओनली कमर्शियल एंड नॉट पॉलिटिकल अफेयर्स। अब ये ट्रीटी जब होती है तो जो ब्रिटिशर्स हैं और वो फ्रेंच हैं ये बोलते हैं कि भाई हम सिर्फ कमर्शियल चीज़ों तक सीमित रहेंगे, पॉलिटिकल अफेयर्स में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ जब ये पॉलिटिकल अफेयर्स में पड़े तो यहाँ पे बहुत सारा वॉर हुआ, इनका नुकसान हुआ और ट्रेड पे ध्यान में नहीं दे पाए। अब क्या सिग्निफिकेंस निकला सेकंड कार्नेटिक वॉर से, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर से हमें सिग्निफिकेंस मिला था कि छोटी बट डिसिप्लिन्ड आर्मी भी जीत सकती है किसके सामने, एक लार्ज बट अनडिसिप्लिन्ड आर्मी के साथ। अब सेकंड वॉर से हमें क्या मिला, सेकंड कार्नेटिक वॉर हाईलाइट करता है कि हाईलाइटेड दैट द लोकल रूलर्स वर नो लॉन्गर द पैट्रन बट रादर क्लाइंट टू यूरोपियन पावर्स। अब सेकंड जो कार्नेटिक वॉर है वो ये साबित करता है कि जो लोकल रूलर्स थे वो अब पैट्रोन नहीं रहे, वो यूरोपियंस को पैट्रोनेज नहीं देते बल्कि क्या बन चुके हैं, क्लाइंट टू यूरोपियन पावर्स, क्योंकि उन्हें नवाबशिप में रहने के लिए या अपना रूल जारी रखने के लिए यूरोपियंस की हेल्प चाहिए, क्योंकि कुछ ने फ्रेंच का साथ लिया तो कुछ ने ब्रिटिशर्स का साथ लिया। लोकल रूलर्स में अब वो दम वाली बात नहीं रही है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड कार्नेटिक वॉर। इसके बाद में जो न्यू फ्रेंच गवर्नर आए थे वो आए थे गोदेह्यू। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड कार्नेटिक वॉर। थर्ड कार्नेटिक वॉर हुआ 1758 टू 1763। ये भी ब्रिटिशर्स वर्सेस फ्रेंच में हुआ। ठीक है, अब ये ब्रिटिशर्स वर्सेस फ्रेंच में हुआ जिसमें क्या हुआ, बैटल ऑफ वांडीवोश हुई जो कि कहाँ, तमिलनाडु में हुई। इसमें ब्रिटिशर्स जो थे, इंग्लिश जो थे वो जीत गए। अब ये जो बैटल हुई ये कैसे एंड हुई, ये वॉर एंड हुआ एक ट्रीटी के साथ, जो ट्रीटी हुई 1763 में, ट्रीटी ऑफ पेरिस। इस ट्रीटी में क्या हुआ, फ्रेंच ओनली अलाउड ट्रेड, बैन ऑन फोर्टिफिकेशन। इस ट्रीटी में हुआ कि फ्रेंच जो है वो सिर्फ ट्रेड कर सकेंगे, उन्हें फोर्टिफिकेशन अलाउड नहीं किया। अब हम देखते हैं कॉजेज ऑफ फेलियर। भाई फ्रेंच जो है वो फेल क्यों हो गए। एट लास्ट थर्ड कार्नेटिक वॉर में जो था वो ब्रिटिशर्स जीते। ठीक है, पहले फ्रेंच जीत रहे थे लेकिन बाद में ब्रिटिशर्स जीते। ऐसा क्या कारण था कि फ्रेंच जो है वो फेल हो गई, तो फ्रेंच के फेलियर होने के कारण थे कि प्राइवेट एंटरप्राइजेस इंग्लिश, मतलब जो इंग्लिश, जो ब्रिटिशर ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक प्राइवेट एंटरप्राइज थी। ठीक है, और फ्रेंच की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो गवर्नमेंट सपोर्टेड थी। ठीक है, कॉज ऑफ फेलियर गवर्नमेंट कंट्रोल, जो फ्रेंच थे वो गवर्नमेंट कंट्रोल थे। लेस सुपीरियर नेवल, जो नेवल जो सुपीरियरिटी थी वो ब्रिटिशर्स के पास ज्यादा थी, फ्रेंच के पास कम थी। ठीक है, फ्रांस इन्वॉल्वमेंट इन यूरोप, फ्रांस जो था वो यूरोप में ज्यादा इन्वॉल्व था, यहाँ पर उतना ध्यान नहीं दे पाया, इसलिए जो थे वो फ्रेंच ब्रिटिशर्स से हार गए। अब हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।